So good evening, students. In today's sprint, first of all, first of all, I'm taking some questions of electrostatics. In my sprint, I'm including all the questions that have come in the previous year of JEE Advanced, but the questions have been selected in such a way that really they make you aware of few points. So first of all, I discuss only about those things. मैं पहले उसी चीज़ की बिल्कुल बात करूँगा कि वाई आई सिलेक्टेड दोज क्वेश्चंस और क्यों ऐसा है. क्वेश्चंस की जो वैरायटी है, बिकॉज सी जो जी एडवांस में पैटर्न होगा, जी एडवांस इज़ कंडक्टेड बाय व्हाट आई आई टी अथॉरिटीज़. सो उसके जे एडवांस चाहे एक साल हो, चाहे पहले था या उसके पहले आई जेई था, उसके नेचर में कोई बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस नहीं आया. दिस व्हाट आई हैव ऑब्जर्व. कभी भी कोई बहुत ही फंडामेंटल डिफरेंस नहीं था उसमें. मीन्स कि क्वेश्चंस के देने के पैटर्न में, क्वेश्चंस के पूछने के पैटर्न में, या किस डेप्थ तक वो लोग जाते हैं, रियली क्या चीज़ें वो लोग चेक करना चाहते हैं मेरे परसेप्शन के अकॉर्डिंगली. और आपको वो चीज़ समझनी है और वो चीज़ अपनी जो ये थोड़ा सा पीरियड बचा उसमें आपको इम्बाइब करनी है. पहली चीज़ क्या है जो आई है, जो सबसे फर्स्ट चीज़ है, उसके बाद मैं कर लूँगा, ऊपर चले जाना. सो यू सी द फर्स्ट थिंग बिकम्स व्हाट, द फर्स्ट थिंग इज कि सबसे पहले कुछ एक इंफॉर्मेशंस हैं. इंफॉर्मेशंस का मतलब, देखो इंफॉर्मेशंस का मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि वो आपको फिजिक्स के वर्ड के बाहर की इंफॉर्मेशंस हैं, बट हाँ फिजिक्स की इंफॉर्मेशंस आप उन्हें कुछ एक इक्वेशंस कह सकते हो, जो फिजिक्स के इक्वेशंस हैं, ठीक है ना, इक्वेशंस जो फिजिक्स से रिलेटेड हैं. या कुछ एक कह सकते हो आपकी इंफॉर्मेशंस में मैथमेटिकल ट्रिक्स हैं. मैथमेटिकल ट्रिक्स बिना उन ट्रिक्स के फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करना टफ हो जाता है. ठीक, तो इंफॉर्मेशन से मेरा मतलब है कि आपको, जैसे अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद में मैं क्लास के बाद वाले पार्ट में थोड़ा सा मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट भी कवर करूँगा. तो इंफॉर्मेशंस में जो चीज़ें हैं ना, कुछ हैं कि आपको मैं उसमें बताऊंगा कि कैसे, जैसे ही इंफॉर्मेशन वाले पॉइंट पे आऊँगा मैं बताऊंगा कि कैसे ये इंफॉर्मेशन अगर आपको आती है या आपको नहीं आती है. आप एग्जामिनेशन में ये नहीं सोच सकते हो कि आपको बहुत टाइम लग रहा है रिकॉल करने में कि नहीं मैं ये पूरा इसके एग्जैक्टली टच में नहीं हूँ. वो इंफॉर्मेशंस बहुत एनालिटिकल नहीं है. मीन्स कि अगर आपको याद होगा तो आपके नॉलेज, पहली चीज़ आपको आपके नॉलेज में हो, दूसरी चीज़ की फिर आपको उसे आपकी मेमोरी में भी हो, तो आप उसे क्या करोगे, आप उसे इमीडिएटली कर दोगे. और जेईई एडवांस का पेपर अगर सोचा जाए इन चीज़ों से अवे है, इन चीज़ों से नहीं है अवे. हर एक साल ऐसे क्वेश्चंस होते हैं और आप वहाँ पे जा कर के सोचो अरे ये मैं सोच तो रहा था इसे भी रिवाइज़ कर लूँ, लेकिन मैंने रिवाइज़ नहीं किया है. तो इट्स नॉट अबाउट केमिस्ट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिक्स. फिजिक्स में ऐसी चीज़ें होती हैं. मैं आज की ही क्लास में आपको कुछ एक वो चीज़ें बताऊंगा. सो पहली चीज़ ये हो गई. दूसरी चीज़ है कि मैंने क्या देखा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फिजिक्स में. दूसरी चीज़ ये है कि फिजिक्स के जो इक्वेशंस होंगे, मतलब कोई भी जो प्रॉब्लम होगी, उस प्रॉब्लम में जो फिजिक्स का रोल है, फिजिक्स के रोल के साथ साथ एक मैथमेटिकली आपको उसे कैसे, मैथमेटिकल का मतलब ये नहीं हुआ कि आप बोलो उसमें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है. कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स नहीं, बल्कि जो है ना कि मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशंस, मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इनफैक्ट आई एम टेलिंग यू, अगर आप बात करो कि जेईई मेन और जेईई एडवांस का मेजर डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस यही है. मैं आपको जो ये एडवांस वाले क्वेश्चंस दूंगा, यू विल फाइंड कि सब कुछ जो सारा फोकस है वो इन मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशंस पे है. अगर आप ये मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन समझ पाते हो तो फिजिक्स का जो रोल है वो जेईई मेन से कुछ बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है. जैसे आप बोलो कि कुछ और थ्योरीज आ जाएंगी, कुछ ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, वो नहीं आएगा. जेईई मेन के पेपर में भी ऐसा यूजुअली कोई कॉन्सेप्ट नहीं कि आप बोलो कि ये कॉन्सेप्ट केवल जेईई एडवांस के पेपर में आता है. बट हाँ, वही कॉन्सेप्ट जब जेईई एडवांस में आएगा
तो ऑप्शंस के थ्रू, ऑप्शंस ऐसे बनाएंगे वो लोग कि आपको हाई लेवल की मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशंस आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। दिस मेक्स द जेईई एडवांस पेपर, बस ये चीज़ है कि ये चीज़ आपका फिजिक्स का पेपर बहुत अच्छा भी कर सकती है, और इसके वजह से आपकी फिजिक्स की नॉलेज ठीक होते हुए भी आपका पेपर बड़ा बेकार भी हो सकता है। ठीक है ना। जैसे इंफॉर्मेशंस वाले पार्ट में मेरा पहला क्वेश्चन इस वाले पार्ट पे ही बेस्ड होगा। मैं धीरे धीरे आपको जब जब एग्जांपल दूंगा मैं आता रहूँगा कि मैं इन 3 चीज़ों के थ्रू आप बताऊँ कि हाउ कैन यू मेक योर जेईई एडवांस पेपर रियली वेरी गुड इवन एट दिस टाइम। यू हैव वर्कड हार्ड, आपने पहले से काफ़ी काम किया है, बट अगर आप इन चीज़ों पे 2, 4, 10 दिन में भी आप ध्यान दोगे तो भी क्या होगा कि एक मेजर डिफरेंस आपकी थिंकिंग में, आपके एटीट्यूड में टुवर्ड्स व्हाट द जेईई एडवांसेस कैसे स्कोर करना है, उसमें बड़ा मेजर डिफरेंस आ सकता है। मेरा पहला एग्जांपल है, इसमें एक r/2 रेडियस का, मैंने बोला मैं जो भी एग्जांपल्स दूंगा मेरा कोई भी एग्जांपल ऐसा नहीं होगा जो जेईई एडवांस के बाहर का हो, जेईई एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन ही होगा। r/2 एक r रेडियस का, ये हॉलो स्फीयर्स है, ठीक है ना। r/2 r, और ये है इट्स ए स्फीयर ऑफ रेडियस 2r, ये 2r रेडियस के स्फीयर्स हैं। इज दैट क्लियर? और इस पे चार्ज है q/2, इस पे चार्ज है q/2, इस पे चार्ज q रेडियस r/2, और इस पे चार्ज है 2q, और इस पे चार्ज है 4q। इस पे चार्ज कितना है? 4q। इनमें ये बोला गया है कि ये जो स्फीयर्स हैं, ये स्फीयर्स आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी एक पॉइंट P पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, जहाँ पे P जो डिस्टेंस है सेंटर से स्मॉल r, दैट इक्वल्स व्हाट, ये कैपिटल R के इक्वल है। जो डिस्टेंस है किसके इक्वल है? ये कैपिटल R के इक्वल है। इज दैट क्लियर? और ये हॉलो स्फीयर्स नहीं है, ये जो स्फीयर्स हैं दे आर व्हाट, दे आर सॉलिड स्फीयर्स, सॉलिड स्फीयर्स जिसमें कि चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और उन्हें बोला कि आप इसकी परमिटिविटी, जो रिलेटिव परमिटिविटी है मटेरियल्स की, आप उसे 1 ले सकते हो। जो रिलेटिव परमिटिविटी है आप उसे क्या ले लोगे? 1 ले लोगे। सो आपको कंपेयर करना, क्वेश्चन में जो ऑप्शंस थे वही थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मानो E1 हो गई, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E2 हो गई, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E3 हो गई। सो इलेक्ट्रिक फील्ड किस ऑर्डर में होंगे? E1 इज ग्रेटर देन E2 इज ग्रेटर देन E3 एक्सेट्रा। ये क्वेश्चन किस चीज़ का था? एक जेईई एडवांस में ठीक रैंक पे पहुंचने वाले बच्चे के लिए ये केवल एक इन्फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन था, मतलब इसमें कुछ और नहीं था, सीधे फॉर्मूला एप्लीकेबल था। किस तरीके से? आपको r डिस्टेंस दूर निकालना है, दैट मीन्स कि स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E1, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 1/4πε0q/x²। जैसे x या स्मॉल r सेंटर से डिस्टेंस है, सो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 1/4πε0 q/small r²। तो स्मॉल r की वैल्यू क्या होगी? कैपिटल R, बाहर वाला फॉर्मूला, सो दैट इज व्हाट 1/r², E2। अब जब आपको सरफेस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, तो सरफेस पे भी फॉर्मूला क्या होता है? सीधे 1/4πε0 q/r², और सरफेस पे जो r है वो r ही है, सो दैट बिकम्स व्हाट 1/4πε0 व्हाट 2q/r², 2q/what r²। इज दैट क्लियर? अब जो तीसरा पार्ट है, जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, तो जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज में अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है दैट इज व्हाट 1/4πε0 इनटू व्हाट चार्ज इनसाइड दैट वॉल्यूम। जिस पॉइंट पे आपको निकालना उसके वॉल्यूम के, उसके अंदर के वॉल्यूम का चार्ज कितना है इनटू x, x इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर अपॉन व्हाट r3। सो अब आपको यहाँ पे चार्ज निकालना पड़ेगा। देखो टोटल चार्ज कितना 4q चार्ज कितने वॉल्यूम में है? 4/3π8r³ में। ये जो चार्ज है कितना, इसका 2r है, सो इसका पूरे वॉल्यूम में चार्ज है 4q, सो 4q चार्ज है 4/3π इन 2r³, सो दैट इज व्हाट 8r³। आपको चार्ज कितने वॉल्यूम का निकालना? 4/3πr³ वॉल्यूम का चार्ज निकालना है। सो 4/3πr³, इससे क्या हुआ 1/8 टाइम्स, तो इसे 1/8 टाइम्स कर दो, सो दैट विल बिकम व्हाट q/2 चार्ज आ जाएगा। जो चार्ज आएगा दैट इज व्हाट 4q की जगह ये इतने का है, जब आप इसे 8 नीचे ले आओ, सो 4/8 दैट इज व्हाट q/2 चार्ज 8 लाओगे, सो 4q/8, सो दैट इज व्हाट
Q/2 चार्ज आ गया। अब उस फॉर्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड Ec की वैल्यू क्या आ गई? इट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जो चार्ज आया वो Q/2 आया, Q/2 इंटू एक्स, एक्स क्या आ गया? सेंटर से r डिस्टेंस दूर, सो कैपिटल R अपॉन वॉट, और ये आ रहेगा यहाँ पे रेडियस का जो स्फीयर है, स्फीयर की रेडियस का क्यूब, मतलब आर क्यूब डज नॉट मीन कि आपको ये तो एक्स हो गया, एक्स इज व्हाट आर, के क्यू एक्स बाई आर क्यूब, आर इज द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर, सो दैट इज व्हाट 2r होल क्यूब, सो दैट इज 8r क्यूब, 8r क्यूब। सो लुक एट दिस, इससे क्या हुआ यहाँ पे, इसके तो डिनोमिनेटर में 8 इंटू 2 आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में है, यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना आ गया? 16 आ गया। सो दैट मीन्स व्हाट कि इससे क्लियर हो गया E2 इज ग्रेटर देन E1 इज ग्रेटर देन व्हाट E3, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ये ऑप्शन करेक्ट है। अब आप इस क्वेश्चन को किस चीज़ पे बेस्ड मानोगे? इस क्वेश्चन में कोई मतलब ऐसा नहीं कि कोई बड़ा मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन था, क्या था? आपको एक इंफॉर्मेशन थी, इंफॉर्मेशन मीन्स फिजिक्स की इंफॉर्मेशंस में जनरली यही है, जो फिजिक्स की इंफॉर्मेशन है ना, दो फॉर्म में होती है। एक हुआ आपको वो इवेंट या लॉ, क्या हुआ वो इवेंट या लॉ। दूसरा क्या हुआ, इवेंट और लॉ का नेचर याद होना इज वन इंफॉर्मेशन, और अगर उस इवेंट या लॉ के लिए कोई इक्वेशन बनता है, जैसे आप फॉर्मूले भी बोलते हो नॉर्मल लैंग्वेज में, किस चीज़ का ये फॉर्मूला, इस चीज़ का वो फॉर्मूला, यहाँ पे केवल कुछ नहीं था, फॉर्मूले का यूज़ था। और जेईई एडवांस में इस लेवल की मैथमेटिक्स तो ऑलमोस्ट आपको हर एक क्वेश्चन में डील करनी पड़ी। जैसे आपको यहाँ पे लगा कि हमें इतने वॉल्यूम का चार्ज निकालना था, ये करना था, वो करना था, बाकी चीज़ें बड़ी बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग थी। आर यहाँ पे बाहर वाला पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर वाला फार्मूला लगेगा, यहाँ पे सरफेस वाला पॉइंट है, यहाँ पे अंदर वाला पॉइंट है, अंदर वाला फार्मूला लगेगा। इज दैट क्लियर? अब मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ आप उस क्वेश्चन में देखना, वो क्वेश्चन केवल एक मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है। फिजिक्स उसमें बोला रहा है कि बहुत ही हाई लेवल फिजिक्स है, इट्स नॉट हाई लेवल फिजिक्स, इट्स ए सिंपल मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन आपका अच्छा होना चाहिए। क्वेश्चन देखो, ये उन्होंने क्या किया कि एक स्फीयर है कैपिटल आर रेडियस का, ठीक है ना, कैपिटल आर रेडियस का एक स्फीयर है, और आर रेडियस के स्फीयर में क्या है, जो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो आर, इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म। रो और यूनिफॉर्म नहीं है, उसका ग्राफ प्लॉट किया इज नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। इसका उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया है, ग्राफ इज लाइक दिस, सी यहाँ पे ये रो आर है, ये डी है, ये रो आर है, डी यहाँ पे ए, और ये फिर डिक्रीज होती है चार्ज डेंसिटी, दिस इज ये जो स्मॉल आर की वैल्यू है, स्मॉल आर इक्वल्स टू ए, स्मॉल आर इक्वल्स टू व्हाट, कैपिटल आर, यहाँ पे आ गई। इज दैट क्लियर? ये यहाँ पे आ गया। अब इनका पहला क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ई, आपको निकालना कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी आर डिस्टेंस दूर, ठीक है ना, आर रेडियस का है, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकालनी है। मतलब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में नहीं, अच्छा ये पैराग्राफ के फॉर्म में था, ये था पैराग्राफ का डिस्क्रिप्शन था, और उस पैराग्राफ के डिस्क्रिप्शन का पहला क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट आर इक्वल्स टू आर, आपको आर डिस्टेंस पे यानी कि सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और साथ में ये भी रखा था, ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक न्यूक्लियस में है, ये न्यूक्लियस का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, और उस न्यूक्लियस में टोटल चार्ज, जो टोटल चार्ज है दैट इज व्हाट, टोटल चार्ज है जेड ई, न्यूक्लियस में जो टोटल चार्ज है जेड ई है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर इक्वल्स टू आर निकालना है, तो आपको देखो फिजिक्स की इंफॉर्मेशन क्या काम आई, फिजिक्स की इंफॉर्मेशन काम आई कि अगर आपको एक नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो वॉल्यूम में, या यूनिफॉर्मली हो, लेकिन अगर आपको एक वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और उसका जो सरफेस है पूरा वो गॉसियन सरफेस कैसा है, सिमेट्रिकल है। अगर गॉसियन सरफेस पूरा सिमेट्रिकल है, सो बस आपको ध्यान क्या रखना है कि उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है उससे ही मतलब है।
और कोई मतलब ही नहीं गॉसेस लॉ में कि अंदर वो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हाँ, इतना सिमेट्रिकल होना चाहिए कि चारों तरफ जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन रेडियल डायरेक्शन में इस ओर है वही डिस्ट्रीब्यूशन रेडियल डायरेक्शन में इस ओर है, सो दैट कि जो गॉसियन सरफेस आप ले तो गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल हो। अब यहाँ पे भी ये हुआ, यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, मतलब यहाँ पे चार्ज की डेंसिटी मान लो डिफरेंट है, जैसे बोला गया ना यहाँ पे कांस्टेंट है यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, उसका चार्ज डेंसिटी डिक्रीज कर रही है, लेकिन जो भी है इस पूरे पार्ट्स में है तो सेम। सो इसका जो पूरा स्फीयर का सरफेस बनेगा वो सरफेस कैसा हुआ, बिल्कुल एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस है। आपने इसके लिए लॉ अप्लाई किया E इंटू ई डॉट डी एस, डी एस का इंटीग्रेशन क्या आ गया 4πr², और अंदर का टोटल चार्ज कितना है, आपको ये नहीं कि ग्राफिकली आप निकालोगे कि डी आपका नोन है, आर इक्वस टू ए, आर इक्वस टू आर, आपको तो अंदर का टोटल चार्ज पता ना जेड, सो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इससे आपका ई आ गया, इससे क्या हुआ ई आ गया। जो क्वेश्चन में ऑप्शंस थे उन ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली था कि दिस इज कि उसमें ऑप्शंस थे वो ए पे डिपेंड करता है किसी पे ए पे डिपेंड करता है, या सेंटर से ए पे या डी पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन उसमें एक ऑप्शन क्या था, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए, वो ए के इंडिपेंडेंट है, क्योंकि आप देखो इस एक्सप्रेशन में ए तो आएगा ही नहीं, मीन्स यहाँ पे केवल सिंपल इस चीज पे बेस था, गॉसेस लॉ को का बेसिक यूज किया गया था कि गॉसेस लॉ क्या बोलता है, अंदर जो भी है आपकी बस गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल हो, क्लोज्ड हो, मतलब सिमेट्रिकल का मतलब यहाँ पे आपको इमीडिएटली देखने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से पता लग जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का चारों डायरेक्शंस में जैसा है वो एक जैसा है। वो अलग बात है कि यहाँ पे अलग है उसका पैटर्न और यहाँ पे पैटर्न अलग है, बट चारों ओर एक जैसा है। सो आर रेडियस का जो कैपिटल आर रेडियस का सरफेस बनेगा वो सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस है, उससे मतलब गॉसेस लॉ एप्लीकेबल है। सो ई इंटू 4πr², मतलब गॉसेस लॉ एप्लीकेबल से मतलब है कि गॉसेस लॉ तो अनसिमेट्रिकल सरफेस के लिए भी एप्लीकेबल है। उस गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू क्या होगी, सेम। सो ई इंटू 4πr² इक्वल्स व्हाट, टोटल चार्ज, अंदर मतलब ही नहीं था कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा, टोटल चार्ज अपॉन व्हाट एप्सिलॉन नॉट। सो आप निकाल लेते कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट इंडिपेंडेंट ऑफ ए। इसके बाद इसका दूसरा जो क्वेश्चन था, इसमें दूसरा क्वेश्चन ये था कि इफ ए इज जीरो, इफ ए इज जीरो, मतलब जो यहाँ पे ए लिया गया, ए अगर जीरो है, ठीक है ना, इफ ए इज जीरो, सो हमें ये निकालना था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी मैक्स, जो ये है ना चार्ज डेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू डी, तो डी मैक्स की वैल्यू क्या होगी, इज दैट क्लियर। अब ये क्वेश्चन देखो किस बात पे बेस्ड था, ये क्वेश्चन था सिंपली जैसे मैंने बोला मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन, मतलब जब आप बोलोगे ए जीरो है, इसका मतलब है कि ग्राफ यहाँ से ऐसे स्टार्ट हुआ, ये ग्राफ जो स्टार्ट हुआ, ये ग्राफ इस तरीके से स्टार्ट हुआ, बिल्कुल है ना, ये ग्राफ ऐसे आएगा ना, यहाँ पे डी है और ये आर है, बिकॉज ए जीरो कर दिया, ये वाला पॉइंट यहाँ पहुँचा दिया, तो ग्राफ ऐसे होगा, इज दैट क्लियर। अब देखो जो फॉर्मूला है चार्ज डेंसिटी का, जो चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला है, वो चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला मैं इस ग्राफ से निकाल लूँगा। किस तरीके से ग्राफ से निकाल लूँगा, यहाँ पे देखो चार्ज डेंसिटी ग्रेजुअली कम हो रही है, इनिशियली डी थी, यूनिफॉर्म रेट से डिक्रीज हो रही है, और पहले डी थी बाद में जीरो हो गई, डिक्रीज डी आया, कितने डिस्टेंस में डिक्रीज डी आया, आर डिस्टेंस में। सो दिस बिकम्स व्हाट डी बाई आर, इट इज द रेट ऑफ डिक्रीज। सो अगर मैं सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर लूंगा, तो सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर चार्ज डेंसिटी क्या रहेगी, डी माइनस डी बाई आर इंटू स्मॉल आर, समझ गए इसे, डी बाई आर रेट से डिक्रीज कर रही है, मैं सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर लूंगा तो स्मॉल आर डिस्टेंस में कितनी डिक्रीज कर जाएगी, डी बाई आर इंटू आर, इनिशियल वैल्यू ये है, सो दिस द चार्ज डेंसिटी एट ए डिस्टेंस व्हाट स्मॉल आर डिस्टेंस दूर सेंटर से ये चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी मीन्स चार्ज इन द यूनिट वॉल्यूम। अब मैं आर रेडियस का और डी आर थिकनेस का एक स्फेरिकल शेल लेता हूं, इस स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम क्या हुआ, इस स्फेरिकल शेल का, इस वाले पार्ट का, इसका वॉल्यूम हुआ 4πr² dr, तो ये इसका चार्ज आ गया, चार्ज डेंसिटी, चार्ज इन द यूनिट वॉल्यूम, और ये वाला वॉल्यूम, ये इसका चार्ज आ गया। आपको करना क्या, इसका इंटीग्रेशन आपने किया फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर, ये चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला पूरे में एप्लीकेबल है, बिल्कुल एक जैसा है। सो आपने 0 से आर इंटीग्रेट किया, और 0 से आर इंटीग्रेट करने के बाद इसका टोटल चार्ज कितना कर दिया, जेड, बिकॉज टोटल चार्ज इज व्हाट, इट इज जेड। आपने टोटल चार्ज जेड कर दिया, और इससे क्या किया, डी की वैल्यू निकाल ली, जो डी की वैल्यू आएगी, ये आसान से इंटीग्रेशन है,
4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे आर क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। इससे सिंपल इंटीग्रेशन, उसे आप इंटीग्रेट कर लोगे और इसे जब सॉल्व करते हैं तो डी की वैल्यू आती है डी इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ जेड ई डिवाइडेड बाई वॉट पाई आर क्यूब, ये आता है। सो दिस वॉज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। इसमें एक ही करेक्ट ऑप्शन था और ये मैंने बोला पैराग्राफ में था तो एक करेक्ट ऑप्शन ही था उसमें। सो दिस वन करेक्ट ऑप्शन इज दिस। अब ये क्वेश्चन अगर बोला रहे कि ये क्वेश्चन इसमें फिजिक्स कहाँ है, इसमें फिजिक्स कहाँ है, ये बिल्कुल प्योरली क्या हुआ, एक मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन था। आपको चार्ज डेंसिटी का एक ग्राफ दे दिया गया, आर के साथ किस तरीके से चार्ज डेंसिटी डिस्टेंस के साथ चेंज हो रही है। अब एक स्फेरिकल सिस्टम में चार्ज है जहाँ पे ये उसकी स्मॉल आर है, सेंटर से डिस्टेंस है। सो आपको मैथमेटिकल फंक्शन फ्रेम करना पड़ा कि स्मॉल आर डिस्टेंस दूर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, वहाँ पे जो वॉल्यूम है छोटा सा वॉल्यूम क्या होगा, उसे इंटीग्रेट करके 0 to r और आपको जेड निकालना पड़ा। तो इस वाले में इसी चीज़ को मैं बोल रहा हूँ, ये मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशंस जिन बच्चों के स्ट्रॉन्ग होते हैं उनका चांस है कि वो जेई एडवांस में अच्छा करेंगे। और अभी भी ऐसा कुछ नहीं है, ऑब्वियसली इट्स यू नो आई नो दैट वेरी वेल कि जेई एडवांस की प्रिपरेशन एक लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन है, बट फिर भी क्या होता है, हर एक बच्चे की ख्वाहिश कि जो बचा हुआ टाइम है उसे बेस्ट यूज़ करना, उसमें कहाँ पे किस चीज़ में लैग कर रहे हैं। बहुत से बच्चों को मैंने देखा वो बोलते हैं सर मुझे फिजिक्स में तो ये भी आता वो भी आता है। जब मैं रियली उनसे बात करता हूँ और जब उनके क्वेश्चंस को चेक करता हूँ, सो व्हाट आई फाइंड कि वो मैथमेटिकल एक्यूमेंट जो चाहिए जेई एडवांस के लिए वो कहीं पे लैग करते हैं। अब वो क्या हुआ कि सब कुछ आता फिजिक्स में, जब वो फंक्शन ही फ्रेम नहीं होगा, जब फंक्शन फ्रेम नहीं होगा तो इंटीग्रेशन पता लग गया उसे इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करना किसका है, ये मैथमेटिकल एक्यूमेंट और मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशंस रिक्वायर्ड है। अब इसका आप तीसरा पार्ट देखोगे, इसका तीसरा पार्ट है क्वेश्चन का, तीसरा पार्ट इसका था कि अगर E जो E है, इफ E is proportional to R, R is what? R is the distance from the center, R स्फीयर के सेंटर से डिस्टेंस है और इलेक्ट्रिक फील्ड E R के प्रोपोर्शनल आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड E R के प्रोपोर्शनल आ रही है। सो आपको बताना था स्मॉल a की वैल्यू क्या होगी, ये बताना था। मतलब स्मॉल a R/2 होगा, कैपिटल R होगा, कैपिटल R/2 होगा, 0 होगा, क्या होगा, ये आपको बताना था। अब ये क्वेश्चन कैसा है, इस क्वेश्चन में दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, फिजिक्स प्लस मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन। फिजिक्स व्हाट, ऐसे ही एक रफ सा आइडिया लिया कि अगर ठीक है कि जो ए की वैल्यू के बारे में बताना कि ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मतलब जहाँ तक कांस्टेंट होना है उसके बारे में बताना है ना। हमने क्या किया कि एक रफ सा वो लिया कि जो भी है चारों तरफ रेडियली आउटपुट्स जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा है। सो आप कितने भी रेडियस की गॉसियन सरफेस, सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस बनाना चाहो आपकी बन रही है। सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस के थ्रू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू निकल आती है। गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल ना हो, गॉसियन सरफेस के क्लोज्ड हो तो भी गॉसेस लॉ वैलिड है, चारों तरफ से क्लोज्ड हो तो गॉसेस लॉ वैलिड है। बट उस अनसिमेट्रिकल सरफेस के थ्रू क्या होता है, आप गॉसेस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल पाते हो। अब आप देखो E इंटू आर रेडियस का गॉसियन सरफेस लिया 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, चार्ज क्यू डिवाइडेड बाई व्हाट, एप्सिलॉन नॉट, चार्ज क्यू डिवाइड बाई व्हाट, एप्सिलॉन नॉट। अब मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन क्या रिक्वायर्ड था यहाँ पे कि अगर E को स्मॉल r के प्रोपोर्शनल होना है तो चार्ज क्यू में आर क्यूब का टर्म आना चाहिए, चार्ज क्यू में क्या करना चाहिए, आर क्यूब का टर्म आना चाहिए चार्ज क्यू में आर क्यूब का टर्म। इसका मतलब ये हो गया कि अगर चार्ज डेंसिटी सब जगह यूनिफॉर्म है, मतलब चार्ज डेंसिटी एक कांस्टेंट है, पूरे में क्या है, चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है, तो पूरे का वॉल्यूम कितना है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सपोज डी आ गया, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी हमने माना जैसे यहाँ पे यूनिफॉर्म था ना, हमने माना पूरे में यूनिफॉर्म है, डी इंटू ये कुछ भी आ गया नई वैल्यू डी डैश इंटू वॉट 4/3 पाई आर क्यूब। अगर पूरे में यूनिफॉर्म होगा तो जब आप आर से दूर निकालोगे तो वो आर चाहे सरफेस पे हो चाहे सरफेस में ना हो, अंदर कहीं हो। जो मैंने बोला स्मॉल आर है, जरूरी नहीं कि सरफेस पे हो, स्मॉल आर यहाँ पे भी आ सकता है। लेकिन अगर चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म होगी तो तभी यहाँ पे क्या होगा, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी इंटू वॉट 4/3 पाई आर क्यूब, तभी तो आर क्यूब आएगा और यहाँ आर स्क्वायर है, सो क्या रहेगा, ई विल बिकम वॉट प्रोपोर्शनल टू आर, ई आर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसका मतलब कि ई अगर आर के प्रोपोर्शनल, चार्ज डेंसिटी बिल्कुल यूनिफॉर्म है पूरे में। इससे कंक्लूजन क्या निकला
चार्ज डेंसिटी डी डैश क्या है, जहां तक भी जाओगे यूनिफॉर्म है। तो कहां तक जाओगे, चार्ज है कहां तक, सरफेस तक। चार्ज न्यूक्लियस के सरफेस तक ही तो है। सो दैट मीन्स व्हाट, कि डी बिकम्स इक्वल टू व्हाट, स्मॉल आर बिकम्स, सॉरी ए, ये ए की वैल्यू थी ना जहां तक कांस्टेंट है, ए बिकम्स इक्वल टू व्हाट, कैपिटल आर, ये आ गया। सो आप देखो यहां पे आपको गॉसेस लॉ कितनी भी परफेक्टली आता था, लेकिन अगर आप ये मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन नहीं निकाल पाते, क्योंकि यहाँ आर स्क्वायर है, और जब मैं आर सिंदूर में लूंगा यहाँ पे, तो चार्ज में यहाँ पे आर क्यूब आना चाहिए, और आर क्यूब आने का तरीका केवल यही है कि ये डी डैश है वो स्मॉल आर के इंडिपेंडेंट हो, जो चार्ज डेंसिटी है वो स्मॉल आर के इंडिपेंडेंट हो। अगर इसमें भी आर का टर्म होगा तो 4/3 पाई आर क्यूब ये फिर नहीं आएगा, है ना, वॉल्यूम से जब आप मल्टीप्लाई करोगे। सो लगा क्या, अगर चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म हो, कांस्टेंट पूरे वॉल्यूम में, तो आर रेडियस के स्फेरिकल जोन के अंदर क्या होगा, चार्ज इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, आर से आर कैंसिल और आर आ जाएगा, ई इज प्रोपोर्शनल टू आर, इन्फॉर्मेशन मीट कर गई। तो दैट मीन्स कि पूरे वॉल्यूम में जहां तक जाओगे अगर चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म होनी है, सो ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू पूरे एंड तक आ जाएगी, मतलब कांस्टेंट चार्ज डेंसिटी। सो आपने देखा यहाँ पे कि कैसे क्वेश्चन कितना फिजिक्स पे बेस्ड और कितना मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड। मैं आपको हर एक क्वेश्चन जो एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब आई एनालाइज्ड वन थिंग, ये मैंने इसे बहुत ही ठीक से एनालिसिस की कि फिजिक्स में कुछ ऐसा नहीं है, फिजिक्स बिल्कुल यही है कि आपको बस वो मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशंस में आपको पेशेंस होना चाहिए। मैथमेटिक्स भी कोई बहुत हाई लेवल की नहीं यूज़ होती है एक बेसिक एक्यूमेन लेवल की, लेकिन वो अगर आपने वहाँ पे बार बार बिल्कुल फॉर्मूले पे बेस्ड हुए, बार बार कुछ ऐसी चीज़ें हुई और आपने वो मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशंस को यूज़ नहीं किया, तो इवेंचुअली क्या होगा, वो पेपर आपको पजल करने लग जाएगा। मतलब जब आप अभी प्रैक्टिस में क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब भी आपको बड़ा पजलिंग लगेगा और वहाँ पे भी क्या होगा, आप परेशान होंगे। अब आप देखो एक क्वेश्चन ये था, तो इस क्वेश्चन को देखो, मैं बताता रहूँगा कि क्वेश्चन रियली किस तरीके का वो क्वेश्चन है। देखो इसमें ये था, 3 चार्जेस का बड़ा ही आसान सा डिस्ट्रीब्यूशन दिया था। एक था पॉइंट चार्ज क्यू, पॉइंट चार्ज, दूसरा था लीनियर वायर हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, चार्ज ऑन यूनिट लेंथ इज व्हाट, लैम्डा। तीसरा क्या था, थिन शीट, और इसमें चार्ज डेंसिटी क्या थी, सिग्मा। 3 टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस थे, एक तो पॉइंट चार्ज था और 2 डिस्ट्रीब्यूशंस थे, लीनियर वायर हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इन द थिन शीट हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी एज व्हाट, सिग्मा, राइट, ये थे। अब इसमें जो ऑप्शंस थे, ये मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस में था, तो जो डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस थे, एक इंफॉर्मेशन और दे रखी थी कि E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ड्यू टू है, E2 इसके ड्यू टू है, कहाँ पे, R0 डिस्टेंस दूर किसी डिस्टेंस, और E2 इसके ड्यू टू है, और E3 इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ड्यू टू है। तो इन्होंने बोला क्या था, एक इंफॉर्मेशन थी E1 R0 इज इक्वल टू E2 R0 इज इक्वल टू E3 R0, मतलब ये इस तरीके से हैं, लैम्डा सिग्मा क्यू का एडजस्टमेंट, आपस का रिलेशन ऐसा है कि E3 R0 डिस्टेंस दूर, तीनों टाइप के सिस्टम से क्या आता है, इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। अब जो पहले 2 ऑप्शंस थे, पहले 2 ऑप्शंस ये थे कि उनमें आपको इसी इंफॉर्मेशन पे बेस्ड एक रिलेशन निकालना था, चार्ज क्यू के बीच में और सिग्मा के बीच में, या सिग्मा और लैम्डा के बीच में। हम निकाल लेते हैं। देखो मैं यहाँ से R0 डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q अपॉन R0 स्क्वायर। अब Q का रिलेशन आपको देखना था, उसमें किसके साथ दिया था उन्होंने, Q का रिलेशन दिया था सिग्मा के, Q का रिलेशन उन्होंने सिग्मा के साथ दिया था। तो अगर मैं यहाँ सीट से R0 डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड लूँगा, जिसे कि E3 बोलूँगा मैं, E3 है तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल, तो R0 डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन व्हाट, 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से जो चार्ज की वैल्यू आ गई, इसमें हुआ क्या कि ये तो आर के इंडिपेंडेंट होता है, सो यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या आ गई, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स इक्वल हैं, सो दैट बिकम्स क्यू इक्वल्स टू सिग्मा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट हाँ कैंसिल हो गया, तो सिग्मा इंटू 4 पाई इंटू वॉट, R0 स्क्वायर, ठीक ना ये। और उनका जो पहला ऑप्शन था दैट वाज कि क्यू इक्वल्स टू सिग्मा 4 सिग्मा पाई इंटू वॉट
4 सिग्मा पाई इंटू आर नॉट स्क्वेयर, 4 सिग्मा इंटू पाई, मैंने यही किया है ना, यहाँ अच्छा 2 था यहाँ, सॉरी, इसका 2 से 2 कैंसिल होगा, मेरे इसमें क्या आएगा, मेरे इसमें यहाँ पे 4 ना आकर के 2 आएगा, उनके इसमें था 4 सिग्मा पाई आर नॉट स्क्वेयर, मतलब बाकी सब कुछ टर्म सेम था, सिग्मा भी था, पाई भी था, आर नॉट स्क्वायर भी था, सिग्मा पाई आर नॉट स्क्वायर, उनके फर्स्ट ऑप्शन में क्या था, उसमें 4 था, और यहाँ पे क्या आ रहा, 2 यहाँ है, 4 यहाँ, तो 2 आ रहा, से ऑप्शन क्या हो गया उनका, गलत ऑप्शन हो गया, है ना, दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। दूसरा रिलेशन उन्होंने किसके बीच में इस्टेब्लिश किया था, उन्होंने इस्टेब्लिश किया था सिग्मा और लैम्डा के बीच में। अब मैं क्या करता हूँ कि आर से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड थिन शीट के केस में तो मुझे पता ही है ये है, अब मैं आर नॉट डिस्टेंस दूर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेता हूँ, दैट इज वॉट 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाई आर नॉट। तो यहाँ से उन्होंने वैल्यू निकाली थी किसकी, आर नॉट की, जहाँ से आर नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो आर नॉट से हो गया, से आ गया लैम्डा अपॉन सिग्मा पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, आर नॉट यहाँ पे आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो यह आ गया आर नॉट इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन सिग्मा पाई एप्सिलॉन नॉट। और उन्होंने जो ऑप्शन दे रखा था दैट वाज, उनका था आर नॉट इज इक्वल टू, मतलब हमारा ये आया, और उनका ऑप्शन था लैम्डा अपॉन 2 पाई सिग्मा, दिस वाज 2 पाई, अच्छा एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, सो ये क्या आया, ये आपका आया आर नॉट इज इक्वल टू 2 लैम्डा, आर 2 भी कैंसिल हो गया है, सो दिस बिकम्स व्हाट, आर नॉट इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन सिग्मा पाई, लैम्डा अपॉन सिग्मा पाई, एप्सिलॉन नॉट नहीं आया, और उन्होंने जो दिया था दैट वाज लैम्डा अपॉन 2 पाई, ऑप्शन है लैम्डा अपॉन 2 पाई सिग्मा, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये थोड़े से पेशेंस की तो ज़रूरत थी, मतलब जैसे ये बहुत मैटर करता रियली, मतलब जब बच्चे आप लोग सॉल्व करते हो ना पेपर के सॉल्व करने में, तो पता आपके दिमाग में क्या आता है, मैं सीधे सॉल्व करूं पहले, फिर उसके बाद ऑप्शंस देखूं, या मैं पहले ऑप्शंस देखूं। रियली मैं बताऊं कि जेईई एडवांस के पेपर में क्या करना चाहिए, ऑप्शंस एक बार हल्का सा देख लेना चाहिए, पूछा क्या गया है वो, ठीक है, क्वेश्चन में कुछ एक क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस, आपको पता है ये कैलकुलेट करना, आपने कैलकुलेशन स्टार्ट कर दिया, फिर भी क्या होता है, ऑप्शंस इसलिए चेक कर लेना चाहिए कि कई बार क्या होता है कि 3 ऑप्शंस, आपने क्वेश्चन रीड किया, जब आप रीड करते हो तो आपकी पैरेलल थिंकिंग स्टार्ट होती है, और पैरेलल थिंकिंग में कई बार क्वेश्चन रीड करते करते आपको इतना पता लग जाता, अरे ये चीज़ तो जीरो होगी, ये चीज़ तो पॉजिटिव होगी, ये चीज़ तो निगेटिव होगी, ये चीज़ तो कंटिन्यूस होगी, ये चीज़ डिसकंटिन्यूस होगी। और ऑप्शंस में अगर केवल वैसी चीज़ निकालनी, जरूरत नहीं कि आपको हो सकता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी हो, आप उसे सॉल्व करने में लगे, आपने थोड़ी देर सॉल्व किया और फिर आपने अरे ये तो ये पूछा गया था, केवल इतना पूछा गया था, आपको उतना टाइम बेकार चला गया। इसलिए क्या है, ऑप्शंस को थोड़ा सा चेक कर लेना चाहिए। इस वाले क्वेश्चन में उन्होंने कि रिलेशंस के लिए बोला था, तो अब इसलिए फिर आप चेक करते तो पहला वाला रिलेशन किसके बीच का था, दूसरा वाला किसके बीच का था, सो आपको हैब्जर्डली रन करने की जरूरत नहीं थी कि आप याला इसके बीच का रिलेशन, तीनों के बीच का रिलेशन एंड ऑल उसके निकालने पे जाते। अब इसका तीसरा ऑप्शन था, वो तीसरे ऑप्शन में था कि E1 इक्वल्स टू E1 R0/2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ E2 R0/2, मतलब जो R0/2 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ड्यू टू है, ठीक है ना, और E1 वाली इलेक्ट्रिक फील्ड R0/2 पे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी दोगुनी है। लेट्स फाइंड इट कि करेक्ट है नहीं है। R0/2 यहाँ पे डिस्टेंस होगी 1/E1 की वैल्यू होगी R0/2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज Q अपॉन, अच्छा मुझे अब चार्ज Q का वो ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा, चार्ज Q की वैल्यू जो हमने निकाली ना वो यूज़ करना पड़ेगा। तो इनका जो चार्ज Q था उसमें था 4 सिग्मा पाई R0 स्क्वायर, और हमारा करेक्ट यहाँ पे 2 आया था, है ना, जो करेक्ट वैल्यू आई थी वो 2 आई थी। सो अब देखो यहाँ पे आ गया 1/4 Q, और Q की वैल्यू में डाल देता हूँ, तो Q की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, Q की वैल्यू आ गई, इट इज़ 2 सिग्मा पाई R0 स्क्वायर अपॉन R0 स्क्वायर बाई 4, क्योंकि R0/2 डिस्टेंस दूर है, तो 0.4 से R0 स्क्वायर बाई 4, तो 4 ऊपर आ गया, ये आ गया। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पाई से पाई कैंसिल और 4 से 4 कैंसिल, सो सिंप्लीफाई होकर के आ गया 2 सिग्मा अपॉन
टू टू ये सिग्मा के फॉर्म में निकला ना, हमें जो ऑप्शन चाहिए वो कंपेयर किससे करना है, वो हमें इस वाले से कंपेयर करना। अच्छा, सिग्मा वाले से मैंने सिग्मा के फॉर्म में वैल्यू डाल दी। सो आप देखो, चलो अभी निकाल लिया मैंने, तो चलो मैं निकालता हूँ। यहाँ पे हमारा ये जो आया था ना सिग्मा के फॉर्म में था। अच्छा हाँ ठीक है, सिग्मा था लास्ट वाले केस में, ठीक है, सिग्मा से ही कंपेयर करना है। सो दिस बिकम्स 2 सिग्मा, और आर नॉट स्क्वायर से आर नॉट स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतना आ गया ना, 2 सिग्मा अपॉन व्हाट, एप्सिलॉन नॉट। ये आर नॉट बाई 2 डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ये चेक कर लो कि 2 आ रहा ना इसमें, आर नॉट स्क्वायर बाई 4, सो आर नॉट बाई स्क्वायर बाई 4 से 4 यहाँ पे आ गया, और ये था हमारे करेक्ट ऑप्शन में 2 सिग्मा पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा था। इन्होंने 4 दे रखा था, उसमें क्या आ रहा था, 2 आ रहा था। 2 सिग्मा अपॉन व्हाट, एप्सिलॉन नॉट आ गया, ठीक है, इट्स ऑल राइट, राइट। अब क्या करते हैं, अब मैं इससे आर नॉट बाई 2 डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ। वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है, E3 आर नॉट, E3 आर नॉट की वैल्यू आ रही है। इन्होंने E1 और E2 को कंपेयर किया है। कंपेरिजन किसका है, E1 का और E2 का कंपेरिजन। अच्छा ठीक है, आपको अब वो लेमडा की वैल्यू भी चाहिए होगी, आपको चाहिए क्या होगा, लेमडा की वैल्यू, क्योंकि कंपेरिजन E2 का। अब E2 की वैल्यू क्या आ गई, E2 इज इक्वल टू आर नॉट बाई 2 डिस्टेंस दूर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा बाई आर नॉट बाई 2। अब लेमडा की जो वैल्यू निकाली थी, लेमडा की इनकरेक्ट वैल्यू थी आर नॉट इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई सिग्मा, 2 पाई सिग्मा। अब जहाँ तक मुझे ध्यान है, जो मैंने निकाला था उसमें शायद 2 नहीं आ रहा था, है ना, उसमें 2 नहीं आ रहा था। सो मतलब लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, लेमडा की वैल्यू आ गई आर नॉट पाई सिग्मा, लेमडा की वैल्यू आ गई आर नॉट पाई सिग्मा। हम यहाँ पे डाल देते हैं लेमडा की वैल्यू, दिस बिकम्स आर नॉट पाई सिग्मा। आर नॉट से आर नॉट कट गया, 2 से क्या हो गया, 2 कट गया, 2 से क्या 2 कट गया। सो E2 की वैल्यू आ गई, जो E2 की वैल्यू है दैट बिकम्स कितना आ गया, पाई सिग्मा डिवाइडेड बाई, पाई से पाई भी तो कट गया, है ना, पाई से पाई कट गया, तो ये कितना आ गया, दिस बिकम्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। कितना आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो आप देखो, जब आप इसका 2 गुना करोगे तो आपको ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा। सो दिस ऑप्शन इज व्हाट, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ये ऑप्शन जो था ये करेक्ट ऑप्शन था। इज दैट क्लियर, आप मेरी बात समझ गए ना। E1 और E2 को कंपेयर किया, आपने जब E1 निकाला, आपका E1 सिग्मा के फॉर्म में आ गया। अब आपको रिलेशन किसका पता है, Q और सिग्मा का रिलेशन पता है, और आपको सिग्मा और लेमडा का रिलेशन पता है। सो बस आपको दोनों एक ही फॉर्म में लाने थे, सो दैट कि आपका कंपेरिजन हो पाए। तो यहाँ पे E1 की वैल्यू जो आई थी 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आई। इज दैट क्लियर। सो ये वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू इसकी 2 टाइम्स है। सो दिस ऑप्शन इज व्हाट, करेक्ट। बोलो समझ रहे हो ना। अब इसका जो चौथा ऑप्शन था, वो ऑप्शन लेकिन इनकरेक्ट था। उसमें E2 और E3 को कंपेयर किया था। वही आर नॉट बाई 2 डिस्टेंस दूर जो E2 की वैल्यू है, उन्होंने बोला था दैट विल बी 4 टाइम्स ऑफ जो E3 की वैल्यू होगी आर नॉट बाई 2 डिस्टेंस दूर। सो बस आपको कुछ नहीं करना, आपको करना क्या है, E2 की वैल्यू जब आप निकालोगे तो लेमडा के टर्म्स में आएगा। E2 की वैल्यू जो आएगी किसके टर्म्स में आएगी, लेमडा के टर्म्स में आएगी। अब आपको लेमडा और सिग्मा का रिलेशन पता है, उसे सिग्मा के फॉर्म में निकाल लेना। इज दैट क्लियर। फिर E3 की जो वैल्यू आएगी वो सिग्मा के फॉर्म में ही आएगी। आप उन्हें कंपेयर कर देना कि क्या E2 इक्वल टू 4E3 आ रहा है, नहीं आ रहा तो ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। मीन्स व्हाट की ओवरऑल एनालिसिस क्या हुई, ओवरऑल एनालिसिस हुई कि क्वेश्चन को अगर आप देखो तो क्वेश्चन में हमने फिजिक्स के बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले यूज़ किए कि इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है। उसके बाद जो था वो सब कुछ क्या था, पेशेंस के साथ उन मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशंस को समझना, ऑप्शंस के थ्रू क्या ऑप्शन में पूछा गया, और हम उन ऑप्शंस वाले पैरामीटर्स पे मैथमेटिकल इक्वेशंस के थ्रू पहुंचेंगे कैसे, ठीक है ना। मतलब फिजिक्स वाला जो पार्ट था वो पार्ट कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थॉट प्रोसेस, जैसे कई बार आपको लगा होगा कि मैकेनिक्स में, इवन थर्मोडायनेमिक्स में आपको बहुत ध्यान से सोचना पड़ता है कि रियली इवेंट कैसे होगा, फ्रिक्शन का डायरेक्शन कहाँ लगेगा, कैसे रोटेट करेगा, किस सेंस में रोटेट करेगा, बहुत सी चीज़ें कई बार है आपको ऐसा सोचना पड़ता है, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं मिल रहा है। सो मीन्स व्हाट कि जो मैंने क्या बोला था कि एक पार्ट हुआ फिजिक्स का, कुछ एक क्वेश्चंस पे रियली वो फिजिक्स का पार्ट उतना थॉट प्रोसेस में होता है, बट जो बड़ा पार्ट है, मेजर पार्ट क्या है, फिजिक्स एक ऑर्डिनरी लेवल की, मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशंस एक अच्छे लेवल पे,
एक आप देखो इसके बाद ये क्वेश्चन है, इसमें एक सिलेंडर है, ठीक है ना, दिस इज सिलेंडर ऑफ रेडियस, आर रेडियस का सिलेंडर है, राइट। और इस सिलेंडर में जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो है रो है, दिस इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, राइट। और इसमें इसके सेंटर पे यहाँ पे एक r/2 रेडियस की स्फेरिकल कैविटी कट कर दी गई है, दिस द कैविटी, r/2 रेडियस की कैविटी बनाई और उसके साथ मास और चार्ज दोनों उसका क्या किया, बाहर निकाल लिया गया। अब आपको निकालना इसकी एक्सिस से यहाँ से 2r डिस्टेंस दूर इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू क्या होगी। उन्होंने E की वैल्यू दी थी, E वॉज इक्वल टू 2 रो 23 रो r डिवाइडेड बाई 16k एप्सिलॉन नॉट, 16k एप्सिलॉन नॉट। तो k की वैल्यू बतानी थी कि k इक्वल्स टू व्हाट। अब आप देखो फिजिक्स का रूल, फिजिक्स का रूल हुआ कि आपको क्या मेथड ऑफ सुपरपोजिशन आता है, मेथड ऑफ सुपरपोजिशन। सो मेथड ऑफ सुपरपोजिशन में क्या था, मेथड ऑफ सुपरपोजिशन की ही बात नहीं थी, आपको एक और इंफॉर्मेशन क्या रिक्वायर्ड थी। अगर आपके पास एक थिन वायर है तो थिन वायर से r से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू क्या होगी, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई r। ये फॉर्मूला याद था। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या रिक्वायर्ड थी, अगर आपके पास थिन वायर नहीं है, थिक वायर है, थिक वायर बिकम्स व्हाट, सॉलिड सिलेंडर। अगर आपको सॉलिड सिलेंडर की एक्सिस से सर्टेन डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, सॉलिड सिलेंडर की एक्सिस से सर्टेन डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और वो पॉइंट सॉलिड सिलेंडर के बाहर है, जो पॉइंट है वो कहाँ पे है, वो सॉलिड सिलेंडर के बाहर है, जो पॉइंट है ना सॉलिड सिलेंडर के बाहर है। सो बिल्कुल वही फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू वॉट लैम्डा बाई r। मैं यहाँ लिखता हूँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 आ गई, मैं E1 की वैल्यू लिखता हूँ, दैट बिकम्स 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा। मालूम है इसकी L लेंथ लेता है ना, इसका यूनिट वॉल्यूम का चार्ज कितना है रो, तो इसका वॉल्यूम क्या आ गया, पाई r स्क्वायर इंटू एल। चार्ज कितना आ गया, पाई r स्क्वायर इंटू एल। अगर इसकी L लेंथ में लेता तो पाई r स्क्वायर एल इंटू रो इसका चार्ज आ गया, और ये चार्ज कितनी लेंथ में है, L लेंथ में, तो यूनिट लेंथ का चार्ज क्या आ गया, पाई r स्क्वायर इंटू रो आ गया। आप समझ गए ना, L लेंथ के सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया पाई r स्क्वायर एल, यूनिट वॉल्यूम के चार्ज से मल्टीप्लाई किया, चार्ज आ गया, चार्ज अपॉन इसकी लेंथ इज व्हाट, चार्ज ऑन यूनिट वॉल्यूम, तो लैम्डा की वैल्यू डाल दी पाई r स्क्वायर इंटू व्हाट रो, ये आ गया, इट इज दिस अपॉन व्हाट 2r, क्योंकि बाहर है पॉइंट तो सीधे 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाई x से जो डिस्टेंस है, यू विल टेक दैट व्हाट 2r। सो इट बिकम्स इक्वल टू, पाई से पाई कैंसिल हो गया और इसकी वैल्यू आ गई, r से एक r कैंसिल हुआ, सो दैट बिकम्स रो r डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट और 4 एप्सिलॉन नॉट है ना, r से एक r कैंसिल और सिग्मा है, सिग्मा आ गया, पाई से पाई कैंसिल, सो एक r आ गया ऊपर और एक सिग्मा आ गया, नीचे एक 4 आ गया ये, और एप्सिलॉन नॉट आ गया। इज दैट क्लियर, इट इज दिस। अब क्या हुआ, अब आप देखो कि जो दूसरी चीज़ है वो उन्होंने जो ये कैविटी वाला पार्ट है, कॉन्सेप्ट ये होता है कैविटी वाले पार्ट में जितना पॉजिटिव चार्ज आता आप क्या करो, आप उतना नेगेटिव चार्ज मान लो, और उस नेगेटिव चार्ज की ड्यू टू यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो उसका एक्सप्रेशन लिख दो, ये वेक्टर E1, और दोनों का वेक्टर सम करना होगा, मतलब डायरेक्शंस का ध्यान देना होगा। तो r/2 रेडियस वाले पार्ट में चार्ज कितना आता, r/2 रेडियस वाले स्फीयर में चार्ज आ रहा था रो इंटू 4/3 पाई r³/8 है ना, r/2 का होल क्यूब करते तो क्या आता, r³/8, 4/3 पाई r/2 होल क्यूब, सो दैट इज व्हाट r³/8, इतना चार्ज आ रहा था। अब इसके सेंटर से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है, 2r। तो जब आपको एक स्फीयर में सॉलिड स्फीयर में बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। सो वो वैल्यू आपकी आ गई, E2 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज क्यू की वैल्यू डाली, इट बिकम्स रो इंटू 4/3 पाई r³ अपॉन 8 डिवाइडेड बाई व्हाट 4r स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स इज 2r, सो दैट इज व्हाट 4r स्क्वायर। पहले मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, पाई से पाई कैंसिल, 4 से ये 4 कैंसिल, राइट, r स्क्वायर से यहाँ पे एक r बचेगा, तो सिग्मा r r³ से r स्क्वायर अपॉन व्हाट,
दिस बिकम्स एप्सिलॉन नॉट इंटू व्हाट 32 इंटू व्हाट 32, ठीक है ना, ये 32 आ गया ना, एप्सिलॉन नॉट बचा और रो है, रो आ गया और यहाँ पे एक आर बचा, सो इट इज दिस, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो मैंने क्या बोला था, जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज होता उतना निगेटिव चार्ज ले लो और उस चार्ज के निगेटिवली चार्ज स्फीयर के ड्यू टू क्या करो, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी पहली वाली और इसकी वाली का उनको सुपरपोज करा दो, यानी कि उनको दोनों का वेक्टर सम कर दो। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्योंकि नेगेटिव चार्ज के ड्यू टू है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किस ओर होगी, E2 इस ओर होगा और E1 इस ओर था, तो आप क्या करो, इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, सो दिस माइनस दिस, तो सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया एंड दिस बिकम्स 1/4 माइनस व्हाट 32, सो दिस बिकम्स सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 32 एलसीएम आ गया, सो यहाँ पे कितना आ गया, 8 - 1 7 आ गया, है ना, 8 - 1 7 अपॉन 32 आ गया। अब इसे हम इसके इक्वल कर देते हैं, सो दिस व्हाट 23 रो आर डिवाइडेड बाई 16 के एप्सिलॉन नॉट equals to, this becomes equal to, this equals to what, rho r divided by epsilon naught into what 7 upon 32, so 16 से यहाँ पे आ गया 2, है ना, ये 23 था ना, it was, yes it was 23, तो 16 से यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया और ये हुआ आपका रो आर एप्सिलॉन नॉट से रो आर एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, रो आर एप्सिलॉन नॉट से रो आर एप्सिलॉन नॉट क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो यह आ गया आपका 23/k इज इक्वल टू 7/2, सो k इक्वल्स टू व्हाट, k की वैल्यू आ गई 23 इंटू 2 अपॉन व्हाट 7, सो दिस व्हाट 46। इसमें आई थिंक कि मुझसे कहीं पे कोई कैलकुलेशन का फॉल्ट हुआ है, ठीक है ना, और सो आपके सामने एक और चीज़ आई, मतलब व्हाट, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, के की इंटीग्रल वैल्यू चाहिए और यहाँ से के की इंटीग्रल वैल्यू नहीं आ रही है, सो अब मैं दोबारा से पूरे क्वेश्चन को चेक नहीं करने जा रहा हूँ, मैं आपको एक बार फिर से मेथड बताता हूँ कि आपने क्या किया, सिलेंडर के ड्यूटी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकाली, या हो सकता है मैंने कोई पैरामीटर गलत ले लिया हो, मतलब जो क्वेश्चन था, क्योंकि मैंने क्वेश्चन के पैरामीटर्स रफली नोट किए हैं, सिलेंडर की रेडियस तो ठीक थी, आर थी और एक्सिस से, और ये जो कैविटी थी वो स्फेरिकल कैविटी एक्सिस पे ही ली है। हाँ, क्वेश्चन में हो सकता है वहाँ पे जो कैविटी का सेंटर है वो हो सकता है इसका सेंटर ना हो करके कैविटी का सेंटर कहीं यहाँ पे हो, मतलब मे बी कि मुझसे फिगर बनाने में जब मैंने नोट किया ना तो फिगर बनाने में मुझसे फॉल्ट हो गया होगा, बट मैं आपको बताऊँ इसमें मेथड में कोई बिल्कुल परफेक्ट मेथड है। फिजिक्स का रोल क्या था कि जो सिलेंडर था, जब आपको सिलेंडर की एक्सिस से सर्टेन डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आपको जो थिन वायर वाला फॉर्मूला वही लगेगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाई आर। सो आपने आर की जगह एक्सिस से 2r डिस्टेंस दूर है तो आपने वहाँ से क्या किया, एक्सिस से 2r डिस्टेंस दूर उसके लिए 2r डाल दी थी और यूनिट वॉल्यूम का चार्ज निकाला L इंटू पाई आर स्क्वेयर, L इंटू पाई आर स्क्वेयर इंटू रो, L इंटू पाई आर स्क्वेयर इंटू रो अपॉन L कर लिया, तो उसकी वैल्यू आ गई आपकी पाई आर स्क्वेयर इंटू रो आ गई, वो वैल्यू डाली 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई आर स्क्वेयर इंटू रो अपॉन दिस थिंग, ये E1 की वैल्यू आ गई। सो यहाँ पे E1 में क्या आ गया, 4 आ गया। और जब आपने E2 निकाला तो इस वाले वॉल्यूम का चार्ज निकाला, तो इस वाले वॉल्यूम के चार्ज में जो चार्ज आया रो इंटू 4/3 पाई और r/2 रेडियस है, तो r/2 रेडियस के अंदर r/8 आ गया, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया, सो दैट बिकम्स 4/3 इंटू 8। अब जब इसकी वैल्यू यहाँ पे डाली E2 की, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा इंटू यहाँ से डिस्टेंस 2r है, सो आप 2r का होल स्क्वायर करोगे तो 4r स्क्वायर आ जाएगा, स्फीयर के केस में नीचे x स्क्वायर ही आता बाहर के लिए, सो दिस बिकम्स 4r स्क्वायर और ये जो वैल्यू थी इसकी सिग्मा इंटू याली वैल्यू 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है ना, 4/3 पाई r क्यूब इंटू 1/8, तो ये वाली वैल्यू डाली और इससे E2 की वैल्यू कितनी आई, E2 की वैल्यू आई यहाँ पे 3 मुझे लग रहा, अच्छा मैंने मिस कर दिया था, ये जो 3 था ना ये शायद 3 मिस हो गया था, सिग्मा इंटू आर, ठीक है, सिग्मा इंटू आर, 4 से 4 कैंसिल हुआ और यहाँ पे 8 इंटू 4 इंटू 3 और आएगा, ये वाला 3 आया ना, ये वाला 4 से 4 कैंसिल हुआ और ये वाला जो 4 था हमारा, ये वाला 4 था 4r स्क्वायर वाला और 8 जो था वो 8 ये वाला था, तो यहाँ पे हाँ ये गलत हो गया, इसमें
4 इंटू 8 इंटू 3 और आएगा यहाँ पे, है ना, ये 3 और होगा। अब और यहाँ पे 3 आएगा, सो दैट मीन्स कि इस वाले में क्या होगा, यहाँ पे 3 और आएगा, 32 इंटू 3। सो अगर अब आप ऐसे, मतलब मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, अब वो यही गलती थी वो आ जाएगा, तो के की वैल्यू आ जाएगी। इज दैट क्लियर? सो इससे एक चीज़ और सामने क्या आई कि जब आप पहली बार सॉल्व कर रहे हो उस चीज़ को, तो छोटी छोटे मैथमेटिकल फॉल्ट्स ना हो। ये रियली बहुत हैवी, मतलब आप सोचो कि आपने पूरा कैलकुलेट कर लिया और आपको दोबारा से वापस पहुंचना पड़ रहा है चेक करने के लिए। मतलब हाँ, एक तो आप तब पहुंचोगे जब आपको बिल्कुल ट्रस्ट है कि आपका मेथड गलत हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। अब आप के की वैल्यू निकालोगे, जब यहाँ पे 3 आ जाएगा ना, तो के की वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रल वैल्यू आ जाएगी के की, ठीक है ना। इसका जो आंसर था उसमें के की वैल्यू 6 दे रखी थी। सो होप कि आप सॉल्व करोगे और के की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब मैं इस क्वेश्चन के 1 मिनट में फिर से एनालिसिस पे आता हूँ। इस क्वेश्चन के एनालिसिस में क्या हुआ, इस क्वेश्चन की जो एनालिसिस है उसमें पहली चीज़ क्या हुई, इस क्वेश्चन के एनालिसिस का पहला पार्ट हुआ कि आपको फिजिक्स में ये इंफॉर्मेशन आनी चाहिए थी कि मेथड ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, और मेथड ऑफ सुपरपोजिशन की जो मैथमेटिक्स है उससे डील करना आना चाहिए था। फिर आपको इंफॉर्मेशन से आनी चाहिए थी कि सिलिंड्रिकल अगर वायर है, मतलब वायर सिलेंडर के फॉर्म में, तो एक्सिस से बाहर वाले फॉर्म में वो 1/2π लैम्डा बाई आर वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। इस स्फीयर के केस में ऑब्वियसली हर एक बच्चा जानता कि 1/4π इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर, एक्स सेंटर से डिस्टेंस वो एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना। तो मीन्स थोड़ी सी फिजिक्स में इंफॉर्मेशन भी, कॉन्सेप्ट भी, और मोस्ट ऑफ दी पार्ट फिर क्या हुआ, मैथमेटिकल डीलिंग की, उसे कैसे करना है। अब आप एक और क्वेश्चन देखोगे, इस क्वेश्चन में देखो, इसमें है कि आपके पास 4 चार्जेस आपको दे रखे हैं। इसमें जो 4 चार्जेस हैं, दे आर, ये है x इक्वल्स टू -2a यहाँ पे, x इक्वल्स टू -a यहाँ पे, चार्जेस आर q, x इक्वल्स टू a और x इक्वल्स टू 2a, यहाँ पे भी चार्ज q है, यहाँ पे भी चार्ज q है, और एक यहाँ से सर्टेन जरूर यहाँ पे चार्ज q रखा गया, y एक्सिस पे एक चार्ज q रखा गया है, ठीक है ना, यहाँ पे चार्ज q। अब इसमें ये क्वेश्चन कुछ मैचिंग करके कुछ इस तरीके से था कि दे क्या रखा था, पहला जो था P, उसमें था ऑल चार्जेस आर पॉजिटिव, मतलब इसका नाम दिया था Q1, इसका Q2, इसका Q3, इस चार्ज का नाम दिया था Q4। Q1, Q2, Q3, Q4 सबका मैग्नीट्यूड इक्वल है, Q Q Q Q, मैग्नीट्यूड इक्वल है। साइन के बारे में ऑप्शन से ऑल चार्जेस आर पॉजिटिव, Q में था Q1, Q2 पॉजिटिव, Q1 and Q2 are positive and Q3 and Q4 are negative, और PQR, R था कि R में था Q1 Q4 पॉजिटिव, Q1 Q4 पॉजिटिव and Q2 and Q3 are negative, और S था, मैं S यहाँ लिख देता हूँ, S जो था, S था कि S क्या था, हाँ, Q1 Q3 पॉजिटिव, Q1 Q3 पॉजिटिव एंड Q2 Q4 आर व्हाट नेगेटिव। और दूसरा जो था उसमें क्या था, इस तरीके से था 1 2 3 4, उसके दे रखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड E, मतलब इस पॉइंट पे जो फोर्स होगा चार्ज Q के ऊपर, जो फोर्स लग रहा होगा चार्ज Q के ऊपर, फोर्स ऑन चार्ज Q, फोर्स ऑन चार्ज Q। तो पहले उसमें था पॉइंट में प्लस x के लॉन्ग, दूसरे में था -x के लॉन्ग, तीसरे में था प्लस y के लॉन्ग, चौथे में था -y के लॉन्ग। ये क्वेश्चन टिपिकली जे एडवांस के नेचर को रिवील करता है। हाउ टिपिकली इट रिवील्स, नथिंग इज वेरी ग्रेट हियर, ओनली द पेशेंस एंड मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन करेक्टली, और कुछ नहीं। जैसे you need in such a competition high level of presence of mind, वो तो आपको कैलकुलेशन का फॉल्ट हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ पे नहीं है। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ में बस आपको रिक्वायर क्या था, फिजिक्स में केवल छोटी मोटी इंफॉर्मेशंस, बट मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशंस एक ठीक लेवल पे। सो अब आपको जैसे था ऑल चार्जेस आर पॉजिटिव, जब ये सारे चार्जेस पॉजिटिव हैं और इक्वल हैं, आप यहाँ पे देखोगे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके एक एक कंपोनेंट्स हो आएंगे, कैंसिल होंगे, एक एक कंपोनेंट्स हो आएंगे, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वली आएगी,
एक एक कंपोनेंट कैंसिल होंगे, ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड इस ओर आएगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस ओर आएगी तो जो पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर फोर्स किस ओर होगा, इस ओर होगा। सो दैट मीन्स में प्लस वाई आ गया। दैट मीन्स हमारा पी किससे मैच कर गया, पी मैच कर गया 3 से, पी किससे मैच कर गया 3 से। अब आए Q1 एंड Q2 आर पॉजिटिव। तो जब Q1 और Q2 ये पॉजिटिव हैं, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव और ये निगेटिव और ये निगेटिव, तो अब चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है। एक आइडियल डाइपोल ये वाला बन गया माइनस क्यू प्लस क्यू, तो इसका डाइपोल मोमेंट है ये प्लस हुआ ये माइनस हुआ। डाइपोल का डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट पी का डायरेक्शन इस ओर होगा, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, एंटी पैरेलल इस ओर होगी। इस डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड इस ओर आई और ये भी क्या हुआ, पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस इक्वल, और यहाँ से 2a और यहाँ से 2a, तो ये जो डाइपोल बना, इस डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड किस ओर आ गई, एंटी पैरेलल। P की डायरेक्शन तो इस ओर आई P, और P क्या होता परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में एंटी पैरेलल, इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस ओर आई। ये चार्ज पॉजिटिव है, जब ये चार्ज पॉजिटिव है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ओवरऑल जब यहाँ है तो फोर्स ओर आएगा, तो किस ओर आ गया प्लस x। दैट मीन्स कि Q का क्या करेक्ट आ गया प्लस x, यानी कि 2 वाला पार्ट करेक्ट आ गया। अब आ जाओ 3 पे। 3 क्या है, Q1 Q4 पॉजिटिव, मतलब Q1 और Q4 ये दोनों पॉजिटिव हैं, और Q3 और Q2 क्या है, नेगेटिव हैं। अब ये दोनों नेगेटिव हैं और ये दोनों पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड का 11 कंपोनेंट कैंसिल होगा, एक एक कंपोनेंट इस ओर आएगा, और इन दोनों चार्जेस का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का इस ओर आएगी, चार्जेस आर इक्वल, यानी कंपोनेंट्स कैंसिल होंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इस ओर आएगी। बट होगा क्या यहाँ पे, इन चार्जेस से डिस्टेंस कम है तो इस ओर की इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा आएगी और उस ओर की इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, तो ओवरऑल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई, निगेटिव आई में। और क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है ना, कई बार है कि बच्चे एग्जाम में चांस नहीं लेना चाहते हैं तो वो कोई एक सर्टेन डिस्टेंस लेकर के ये वाई डिस्टेंस ली, वो कैलकुलेट करके देख भी लेते कि इसका जो इस ओर का कंपोनेंट है, क्योंकि ये डिस्टेंसेस तो नोन है, ए है, ये डिस्टेंस 2a है, ये 2a है, तो निकाल भी सकते थे। और या फिर उस चीज़ को लॉजिक से भी कर सकते थे कि होगा क्या, ये डिस्टेंस इसकी ज़्यादा है तो इसकी ऊपर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कम, इन पॉजिटिव चार्जेस की, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी ज़्यादा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर आई। क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर है, पॉजिटिव चार्ज तो फोर्स नीचे की ओर आएगा, तो इसका करेक्ट क्या आ गया -4। दैट मीन्स कि पी क्यू आर का करेक्ट आ गया 4 आ गया। अब एस में क्या था, Q1 एंड एस ये था, Q1 और Q3 क्या है, पॉजिटिव है, मतलब 11 पॉजिटिव है और 11 पॉजिटिव है, 11 पॉजिटिव और 11 Q3 पॉजिटिव है, और 11 निगेटिव है और 11 निगेटिव है। अब आप देखो, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, 11 पॉजिटिव और 11 क्या हुआ, निगेटिव हुआ, तो एक डाइपोल इस ओर बना, इस नेगेटिव और पॉजिटिव से इस ओर बना, इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट P इस ओर आ गया, तो इस डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस ओर होगी, डाइपोल के एंटी पैरेलल, और 11 क्या था, यहाँ पे Q1 एंड Q3 आर पॉजिटिव, 11 पॉजिटिव है 11 नेगेटिव है, तो जब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव तो इसका डाइपोल मोमेंट इस ओर बना नेगेटिव, और ये पॉजिटिव है तो इस ओर डाइपोल मोमेंट बना, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हुई, इस ओर आ गई ना। देखो यहाँ पे ठीक से, 11 पॉजिटिव और 11 नेगेटिव, तो डाइपोल मोमेंट इस ओर हुआ, Q4 नेगेटिव है ना, जब डाइपोल मोमेंट P इस ओर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव टू पॉजिटिव, डाइपोल मोमेंट क्या हुआ नेगेटिव, Q4 नेगेटिव है और Q1 पॉजिटिव, हाँ ये डाइपोल इस ओर हुआ नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पहले वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड इस ओर आई E1। अब क्या हुआ, Q3 पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इसका डाइपोल मोमेंट P इस ओर हुआ, और P का ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस ओर आएगी E2। अब क्योंकि आपको चार्जेस भी पता है, और डाइपोल की लेंथ 2a और इसकी लेंथ कितनी है 4a वो भी पता है, तो आप एक सर्टेन दूर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालोगे कि याली इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है या याली इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, तो जिस ओर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी फोर्स उस ओर लगेगा। तो इसका जो है, क्योंकि मेरे पास इसका आंसर है, तो 4 का करेक्ट ऑप्शन क्या आ रहा है, -y आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड E2 की वैल्यू ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली E2 की वैल्यू ज़्यादा होने का चांस है क्योंकि इसकी याली लेंथ कम है। सो इसका 4th का जो इसका करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, वो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है इसका नहीं, इसका आ रहा है जो आंसर है इसका, जो बचा होगा वही है बस, मतलब हमारा क्या आ गया, 3 हो गया है, 2 हो गया, 4 हो गया, तो इसका 1 होगा। दैट मीन्स कि इस ओर की इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा आ रही होगी,
E1 की वैल्यू ज़्यादा होगी E2 से, सो आंसर क्या होगा, इसोर होगा। मैंने शायद आंसर नोट नहीं किया है, ठीक है ना। सो एक मैं चेक कर लूँ एक मिनट, इसका अच्छा इसका आंसर नोट नहीं किया है, सो यही होगा। हाँ, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, ठीक है ना, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम होगी। आपको आसान सा लगाना कि एक डाइपोल ये वाला हो गया, एक डाइपोल ये वाला हो गया। अब जब आपके पास दो डाइपोल्स हैं और बिल्कुल ये पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही डाइपोल के, तो बस आपने एक वो डाइपोल की डायरेक्शन यहाँ पे रिवर्स कर दी, एक की इस ओर कर दी, एक की उस ओर कर दी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की ऑपोजिट आ जाएगी। तो जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी उसकी ओर की इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, ठीक है ना। बस एक लास्ट मैं एग्जांपल और दूंगा, आप देखेंगे। सो दिस एग्जांपल इज व्हाट, दिस एग्जांपल इज कि आपके पास एक रिंग है और मास m रेडियस r लाइंग ऑन ए रफ फ्लोर, ये एक रफ फ्लोर के ऊपर लाई कर रही है और इसके इस पार्ट में चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज व्हाट लैम्डा, चार्ज ऑन यूनिट लेंथ इज व्हाट लैम्डा, और इस पार्ट में नेगेटिव चार्ज है, इट इज व्हाट, यहाँ पे भी चार्ज डेंसिटी की वैल्यू लैम्डा है, इट इज नेगेटिव। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स में अप्लाई करते हैं ई नॉट, इट इज गिवन दैट ये रफ फ्लोर है, दिस इज व्हाट रफ फ्लोर, रफ फ्लोर। तो पूछा गया व्हाट विल बी इट्स एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ये गिवन है कि मोशन रोलिंग का होगा, ये क्वेश्चन में गिवन है मोशन क्या होगा, रोलिंग का। सो आपको ये लगा कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इस ओर होगा, नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स इस ओर होगा, तो नेट फोर्स तो नहीं लगेगा बट टॉर्क लगेगा। इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स इस ओर लगा तो सेंटर के अबाउट इसका जो टॉर्क हुआ रिंग के सेंटर के अबाउट क्लॉकवाइज, इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स इस ओर लगा तो इसका जो टॉर्क इसके अबाउट होगा दैट विल बी व्हाट क्लॉकवाइज। तो दोनों का टॉर्क इस सेंस का रोटेशन ऐसे होगा, तो जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ड्यू टू रोटेशन ऐसे टॉर्क से हुआ तो याला पॉइंट ग्राउंड प्लेट पीछे की ओर स्लाइड करने का एफर्ट कर रहा है, जिस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F आगे लगेगा। आपने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या ले लिया, F ले लिया। इज दैट क्लियर? अब जो आपने एक इक्वेशन लिखा दैट इज व्हाट F इक्वल्स टू मास m इनटू a। आपसे एक्सेलरेशन पूछा गया कि एक्सेलरेशन A क्या होगा, सो केवल एक ही फोर्स है, इसका फोर्स और इसका फोर्स, तो मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कैंसिल हो जाएगा। अब टॉर्क का देखो, टॉर्क में क्योंकि यू नो रोटेशन इस ओर होगा तो जो क्लॉकवाइज टॉर्क है, मैंने यहाँ पे थीटा एंगल पे डी थीटा विड्थ का पार्ट लिया, तो थीटा एंगल पे डी थीटा विड्थ के पार्ट में जो वो होगा, इसकी लेंथ कितनी आ गई, लैम्डा आर डी थीटा, चार्ज आ गया, इसकी विड्थ आ गई आर डी थीटा, तो चार्ज क्या होगा, लैम्डा आर डी थीटा, ये इसका चार्ज आ गया। चार्ज इंटू ई नॉट इज द फोर्स, और इस फोर्स का इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो दिस इज आर, दिस थीटा, दिस व्हाट आर साइन थीटा, दिस इज द टॉर्क। इस एलिमेंट के ऊपर जो फोर्स है, चार्ज हो गया लैम्डा आर डी थीटा इंटू ई नॉट, दिस अ फोर्स, फोर्स इंटू इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन की यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज व्हाट आर साइन थीटा, इसे इंटीग्रेट कर दिया 0 टू π/2, थीटा की इंटीग्रेशन 0 टू π/2, सो दैट बिकम्स लैम्डा आर ई नॉट, लैम्डा आर स्क्वायर बाहर आ गया ई नॉट, लैम्डा आर स्क्वायर ई नॉट, और साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या आ गया, माइनस ऑफ कॉस थीटा। सो माइनस से 0 ऊपर चला गया, π/2 नीचे आ गया, और कॉस 0 क्या होगा, 1 होगा। सो दिस द टॉर्क टाउ 1, एक का टॉर्क मतलब माइनस कॉस थीटा है ना, 0 ऊपर π/2 नीचे, कॉस π/2 0, इट इज टॉर्क टाउ 1। उतना ही टॉर्क यहाँ पे लगेगा, वो भी क्लॉकवाइज। तो टोटल टॉर्क कितना आ गया, टोटल टॉर्क बिकम्स, जो क्लॉकवाइज टॉर्क है दैट बिकम्स ट्वाइस ऑफ लैम्डा आर नॉट आर स्क्वायर ई नॉट, और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कितना हुआ, F इंटू आर। इसका टॉर्क तो एंटी क्लॉकवाइज हुआ, बट बिकॉज मोशन इस ओर होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस ओर है, मोशन उस ओर होगा तो रोटेशन ऐसा होना चाहिए। सो ये टॉर्क बड़ा और ये टॉर्क छोटा, दिस व्हाट एम आर स्क्वायर, क्योंकि रिंग है, इंटू व्हाट एल्फा, और एल्फा क्या होगा, मोशन प्योर रोलिंग है, सो एल्फा की जगह यू कैन राइट व्हाट A/R। इस R से ये R कैंसिल हो गया है ना। अब इसका याला R याला R याला R कैंसिल हो गया, सो दिस बिकम्स 2 लैम्डा R E नॉट माइनस F इक्वल्स व्हाट MA। F की वहाँ से वैल्यू कितनी है, MA है, F इज व्हाट MA, सो दिस बिकम्स 2 लैम्डा R E नॉट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ MA। F इसो ट्रांसफर होगा, F के लिए MA, सो MA प्लस MA इज व्हाट 2MA, दैट मीन्स एक्सेलरेशन एक वैल्यू आ गई लैम्डा R E नॉट डिवाइडेड बाई व्हाट M, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट एक्सेलरेशन A। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते थे इसमें, वो लोग आपको दे दे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दे दी और बोलेंगे व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E नॉट फॉर विच द मोशन विल बी रोलिंग। E नॉट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जिसके लिए मोशन रोलिंग हो।
जब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एफ दे दिया तो जो मैंने इक्वेशंस लिखे थे उसमें एफ की वैल्यू क्या आ गई, म्यू एम जी आ गई, एफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, म्यू एम जी आ गई। अब आपके अननोन्स क्या हो गए, ए और ई नॉट अननोन हो गए, अननोन ही तो चेंज हुए। उन्होंने क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई नॉट पूछी जिसके लिए मोशन रोलिंग होगा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नोन है म्यू, सो आपने मैक्सिमम वैल्यू क्या ले ली, म्यू एम जी ले ली, और म्यू एम जी को एफ की जगह डाला। अब अननोन आप ए मान लो और ई नॉट मान लो, सो दे बिकम द अननोन। इज दैट क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हुआ ना, ठीक है ना। वैसे मेरा एक क्वेश्चन और था, मैं केवल फिगर बना देता हूँ और मुझे उसमें क्योंकि एक बस एक मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन था, दैट वाज टू बी मेड क्लियर एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके नोटिस में मैं अभी ला दूँ। सो दैट इज़ वाई कि मैं फिगर बना देता हूँ और सॉल्यूशन इतना टफ नहीं है, इट्स ए सिंपल सॉल्यूशन। लुक एट दिस। उसमें क्या था कि यहाँ पे एक ये ट्राइंगल है 30 डिग्री, दिस वॉट 30 डिग्री, दिस 60 डिग्री, 60 डिग्री, और यहाँ पे दो बीट्स हैं, मास एम, आइडेंटिकल बीट्स, मास एम, थ्रेड से कनेक्टेड है। और ये जो स्लांटिंग इसका ये है ना, ये वाला वायर है, ये फिक्स्ड है कहीं पे, ये स्मूथ भी है, और ये बीड है, स्मॉल एम मास की बीड, स्मॉल एम मास की बीड, ये बीड इसमें स्लाइड कर सकती है विदाउट फ्रिक्शन, ये बीड भी यहाँ स्लाइड कर सकती है विदाउट फ्रिक्शन। ये 30, ये 60, दैट मीन्स कि 90 डिग्री होगा, और ये थ्रेड से कनेक्टेड है। और इनमें जो चार्ज है, चार्ज वॉट क्यू एन क्यू, चार्ज है, इक्वल चार्ज है क्यू एन क्यू, और चार्जेस शायद Q1 और Q2 हैं। चार्जेस आर व्हाट, Q1 एंड Q2, और इसकी लेंथ दे रखी है थ्रेड की लेंथ कितनी, L है। जो थ्रेड की लेंथ है दैट इज व्हाट L, और पूछा ये गया है, ठीक है ना, थ्रेड की लेंथ जो है दैट इज व्हाट L, और जो क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज व्हाट की इक्विलिब्रियम में है ये जो इक्विलिब्रियम में ये एंगल अल्फा बताना है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये थोड़ा सा इंक्लाइन है, ये वाला वायर जो है ना थोड़ा सा ऐसे आप ले लो उसे, इस तरीके से है। सो एंगल अल्फा कितना होगा यहाँ पे, ये एंगल आपको अल्फा बताना, ये अल्फा की वैल्यू क्या होगी। अब आप देखो मैं यहाँ पे पहले फोर्सेस मार्क करता हूँ। एम जी नीचे लगा एक बीट के ऊपर, टेंशन टी इस ओर लगा, रिएक्शन एन इसके परपेंडिकुलर एन इस ओर लगा। आपको क्योंकि एंगल्स पता है सब कुछ, अल्फा 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री के टर्म्स में सब कुछ आ रहेगा। और एक रिपल्सिव फोर्स जो लगा इससे, वो रिपल्सिव फोर्स किस ओर लगा, रिपल्सिव फोर्स आपका इस ओर लगा। चार्जेस प्लस क्यू और प्लस Q1 और प्लस Q2 ही थे, अगर वो माइनस एक प्लस Q1 एक माइनस Q2 भी होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोर्स का डायरेक्शन तो इसी के अलॉन्ग होगा, तो रिपल्सिव फोर्स मान लो इस ओर आ गया, मैंने इससे क्या ले लिया, इस ओर का नेट फोर्स ले लिया, कितना, इस ओर का जो नेट फोर्स है उसे ले लिया, ये वाला फोर्स T माइनस रिपल्सिव फोर्स जो भी लगेगा, वो L भी पता है आपको, F, और F की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई वॉट L स्क्वायर, यह आ गया। मतलब वो तीन फोर्सेस लगे जिनमें ये बीट इक्विलिब्रियम में है, T माइनस एफ इस ओर थ्रेड के अलॉन्ग, N इस ओर इसके परपेंडिकुलर, और mg नीचे। अब यहाँ पे देखो आप अदरवाइज इस क्वेश्चन को जैसे आप करते हैं ना, क्या आप बोलते हैं इसके सारे फोर्सेस के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लो, इस ओर के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस ओर के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की इक्वल कर दो, वर्टिकल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट की इक्वल कर दो। दिस वाज गोइंग टू बी वेरी टफ। तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एबीडी बनाना, ये सोचना कोई टफ नहीं था, बट मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन दैट इज व्हाट। अब आपको यहाँ पे लामीज थ्योरम आती होती, लामीज थ्योरम, ठीक ना, तो क्या होता है, ये क्वेश्चन बड़ा इजी होता है। लामीज थ्योरम क्या है, यहाँ ध्यान दोगे, F1 F2 F3, ये तीन फोर्सेस यहाँ लग रहे हैं, और इन तीन फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में ये जो ब्लॉक है वो इक्विलिब्रियम में है। दिस एंगल इज से अल्फा, दिस एंगल इज बीटा, या ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है और ये एंगल गामा है। सो होता क्या है, F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा। दिस द लामीज थ्योरम, और आपको ये थ्योरम याद रखनी है। मतलब जो फोर्स उसके सामने वाले के दो के बीच का एंगल अल्फा साइन अल्फा, बस यहाँ पे यही करना था। N इसके दो फोर्सेस ये हुए, इनके बीच का एंगल, N इनके दोनों बीच के फोर्सेस के बीच का क्या होगा, एंगल। सो आप देखो ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री होगा। जब ये 60 डिग्री तो ये पूरा एंगल कितना आ गया 120, ये 60 डिग्री ये पूरा एंगल 120, और ये अल्फा है तो ये एंगल कितना आ गया 120 माइनस अल्फा। सो दैट मीन्स व्हाट कि N अपॉन साइन ऑफ 120 माइनस अल्फा। ऐसे ही फिर आप mg के लिए कर दोगे, mg इनके बीच का फोर्स, तो ये अल्फा है और ये 90 डिग्री, तो दैट इज व्हाट साइन 90 प्लस अल्फा। ऐसे ही आप इसके लिए कर दोगे, t माइनस एफ
उसमें टेंशन टी भी निकालना था, ठीक है ना, टी माइनस एफ इनके बीच का एंगल, तो ये कितना हुआ 60, ये 30 है 60 और ये कितना 90, 150 साइन ऑफ 150। तो आपका लामीज थ्योरम में जो बना, एक इक्वेशन याला बन गया, एक इक्वेशन याला बन गया, इज दैट क्लियर। तो आपके पास अननोन्स यहाँ पे क्या हुए, टी और अल्फा, दो ही अननोन्स, टी, हाँ तीन इक्वेशंस बनेंगे, एक याला और एक याला, तीन इक्वेशंस बन गए। बस आप उसे क्या करोगे, तीन इक्वेशंस हैं, तीन अननोन्स हैं, टी, एन और अल्फा, आप उसे सॉल्व कर लोगे। इज दैट क्लियर, यही तीनों चीज़ें उसमें पूछी गई थी। सो मीन्स व्हाट, मैं एक बार फिर से जल्दी से बस 2 मिनट में कंक्लूड किया करता हूँ। फिजिक्स कुछ क्वेश्चंस में डेफिनेटली, मैकेनिक्स में कहीं कहीं पे, मैग्नेटिज्म में भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी कहीं कहीं पे एक फिलोसफिकल प्रोसेस की, फिलोसफिकल उसकी फिजिक्स यूज़ होती है। बट वो ये बात कभी बहुत पहले के लिए थी जब स्टूडेंट्स को रियली ऐसे पढ़ना पड़ता था। अब आपके पास बहुत अच्छी प्रोफेशनल हेल्प अवेलेबल होती है, तो उस फिलॉसफी तक प्रॉबेबली आपके फैकल्टी मेंबर आपको ऑलरेडी पहुंचा चुके होते हैं, वो आपको सारे केसेस से अवेयर करा चुके होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फिलोसफिकली सोचना नहीं पड़ता। हम वहाँ पे नया फिगर आ गया, नई कंडीशन आ गई, नया कुछ आ गया, तो थोड़ा सा तो डेफिनेटली सोचना पड़ता ही है वहाँ पे, ठीक है ना। अब दूसरी चीज़ फिजिक्स से क्या यूज़ हुई, इंफॉर्मेशंस, कहीं कहीं पे कोई सीधे फॉर्मूला, कोई इवेंट। आज मैं बहुत से इवेंट्स की बात नहीं कर पाया क्योंकि वो इवेंट्स मॉडर्न फिजिक्स में ज़्यादा हैं। तो जो मॉडर्न फिजिक्स का मेरा स्प्रिंट लास्ट वाला आधा रह गया था, उसमें मैं जब अगले स्प्रिंट में लूँगा, आई विल कवर अप दैट पार्ट। तो कुछ एक इन्फॉर्मेशन ऐसी, बस इन्फॉर्मेशन आती है, यू नो दैट इवेंट, आप उसे आंसर कर दोगे। बट एक काफ़ी बड़ा मेजर पार्ट क्या हुआ जे एडवांस का, मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशंस, मैथमेटिकल पेशेंस के साथ ऑप्शंस को रीड करना, उनसे डील करना, दैट इज़ ए मेजर पार्ट। और इस थोड़े से पार्ट में भी 10 दिन के अंदर आप मेरे स्प्रिंट्स को वॉच करना। मैं हर एक स्प्रिंट में आपके सामने बिल्कुल ऐसी ही प्रॉब्लम्स लाऊंगा। प्रॉब्लम्स का मतलब मैं आपको ऐसे इंस्टेंसेस लाऊंगा कि किस टाइप का मैथमेटिकल एक्यूमेन, मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशंस और मैथमेटिकल पेशेंस आपको अपने अंदर डेवलप करना है, जो रियली वहाँ पे हेल्प करेगा। और आपको जो फिजिक्स की नॉलेज है, उसी नॉलेज के थ्रू जे एडवांस के मार्क्स में बहुत बड़ा इजाफा, बहुत बड़ा बेनिफिट करा सकता है। सो ऑल राइट, सी यू इन द नेक्स्ट स्प्रिंट।